नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल हरी एग्ज़ाम पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल और वाइसराय के बारे में बात करेंगे और इनका क्या क्या कार्य था। मित्रों, इनके जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है आज इस लेक्चर में बात करेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे एक विनती करते हैं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और जो पास में ही इस प्रकार का बेल आइकन का बटन होगा उसे प्रेस कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सके। और मित्रों, इस वीडियो को अधिक से अधिक व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम इत्यादि में शेयर कीजिए ताकि अपने दोस्तों को भी इसकी हेल्प हो सके। तो आइए मित्रों, हम बिना देरी किए बढ़ते हैं भारत के जो प्रमुख गवर्नर जनरल है और जो वाइसराय भी है उनके जो इम्पोर्टेंट कार्य है उनके बारे में बात करेंगे। उनके कार्यकाल में क्या क्या घटनाएं हुई, उनके कार्यकाल में क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य हुए। तो आइए हम बात करते हैं सर्वप्रथम रॉबर्ट क्लाइव की। रॉबर्ट क्लाइव यह 1757 से 60 में यह बंगाल के गवर्नर बने थे और मित्रों यह दूसरी बार और बने थे 1765 से 67 के बीच में। मित्रों, इनके बारे में हम जानते हैं कि इन्होंने बंगाल में द्वैत शासन लागू किया था। बंगाल में द्वैत शासन लागू किया था मित्रों, बंगाल में द्वैत शासन इन्होंने लागू किया था। किसने? क्लाइव ने, रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया था। और आगे हम बात करते हैं बंगाल के ये प्रथम क्या थे? गवर्नर थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। मित्रों, शब्दों पे ध्यान दीजिए, बंगाल के प्रथम गवर्नर थे, न कि गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल, ये गवर्नर जनरल नहीं थे, यह बंगाल के प्रथम गवर्नर थे, केवल गवर्नर थे ये बंगाल के। और आगे हम बात करते हैं कि यह अंग्रेजी राज्य का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। इनको अंग्रेजी राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। क्यों माना जाता है इसको भी हम देख लेते हैं। मित्रों, जब ये आए थे तो क्या है, बंगाल का एक राजा था, तो वो था सिराजुद्दौला। तो इन्होंने सिराजुद्दौला से प्लासी का युद्ध लड़ा 23 जून 1757 में। और जो सिराजुद्दौला का सेनापति था, ये सेनापति मीर जाफर था। और मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया और मीर जाफर की सेना रॉबर्ट क्लाइव से जा मिली। और रॉबर्ट क्लाइव और मीर जाफर की जो संयुक्त सेना है उसने सिराजुद्दौला को हरा दिया और बंगाल पर अधिकार कर लिया। मित्रों, इस प्रकार से इन्होंने अंग्रेजी राज्य की नींव रखी थी, इसीलिए अंग्रेजी राज्य का वास्तविक संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। आगे हम बात करते हैं वॉरेन हेस्टिंग की। तो वॉरेन हेस्टिंग के बारे में हम जान लेते हैं, इनके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मित्रों, यहाँ पर हमें ये बात जानने योग्य है कि यह बंगाल के अंतिम गवर्नर थे। मित्रों, बंगाल के अंतिम गवर्नर थे। अंतिम गवर्नर क्यों थे? क्योंकि इन्हीं के कार्यकाल में इनको क्या है, बंगाल के गवर्नर से बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, अर्थात गवर्नर के साथ में जनरल भी जोड़ दिया गया। तो वारेन हेस्टिंग के टाइम से ही यह जनरल पद जोड़ा गया था, अर्थात गवर्नर के साथ में जनरल नाम भी जोड़ दिया गया। जो बंगाल का गवर्नर है वही बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाएगा। मित्रों, आगे हम जान लेते हैं द्वैत शासन इन्होंने समाप्त कर दिया था। जो रॉबर्ट क्लाइव है इन्होंने बंगाल में द्वैत शासन लागू किया था, उसको इन्होंने समाप्त कर दिया था। और इन्होंने बंगाल में एक मदरसा की स्थापना की थी। और ये मदरसा की स्थापना कब की थी? मदरसा की स्थापना ये की थी 1781 में की थी। आगे हम बात करते हैं इन्हीं के कार्यकाल में भारत में जो फर्स्ट समाचार पत्र है बंगाल गजट, उसका प्रकाशन हुआ था। बंगाल गजट का प्रकाशन वारेन हेस्टिंग के टाइम पे ही हुआ था। और 1774 में कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना भी इन्हीं के कार्यकाल में हुई। कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में हुई थी, वह वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में ही हुई थी। और मित्रों, जो रेगुलेटिंग एक्ट यह 1773 में आया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में वारेन हेस्टिंग के टाइम पे ही आया था। आगे हम जान लेते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में जान लेते हैं कि कॉर्नवालिस के क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य थे। तो मित्रों, कॉर्नवालिस 1786 से 1793 तक यह बंगाल के गवर्नर जनरल रहे। और मित्रों, इनका इम्पोर्टेंट कार्य यह है कि कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। और स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया था मित्रों? यह 1793 में किया था। 1793 में। तो स्थायी बंदोबस्त आपको याद रखना है कि स्थायी बंदोबस्त को लागू करने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? कॉर्नवालिस थे। और कॉर्नवालिस यह इम्पोर्टेंट इनका कार्य था
कि स्थायी बंदोबस्त को लागू करने वाले कौन थे? कॉर्नवालिस थे। और मित्रों, इनके बारे में इन्होंने क्या थोड़े थोड़े अच्छे कार्य किए, तो इनके बारे में ये सारी चीज़ें याद रखने योग्य हैं। और मित्रों, इन्होंने जो नागरिक सेवा है, इन्होंने नागरिक सेवा का भी जनक कहा जाता है, नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है, और भारतीय सिविल सेवा का भी इन्हीं को जनक कहा जाता है, कॉर्नवालिस को कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं लॉर्ड वेलेजली की। लॉर्ड वेलेजली की बात करें तो यह बंगाल के गवर्नर जनरल बने थे 1798 से 1805 तक। अर्थात इन्होंने कितने साल शासन किया? 7 साल शासन किया था इन्होंने। तो 1798 से 1805 तक ये बंगाल के गवर्नर जनरल बने। और मित्रों, इनका इम्पोर्टेंट कार्य यह है कि इन्होंने सहायक संधि की शुरुआत की थी। मित्रों, सहायक संधि क्या होती थी? जो भारतीय देशी राज्य होते थे, उनके जो राजा होते थे, उनके शासक होते थे, उनके साथ में क्या है, ये सहायक संधि करते थे। सहायक संधि की शर्तें होती थी कि जो मतलब जिस राजा की सहायता करेंगे, जो मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो किसकी सहायता करेंगे? देशी राज्य की सहायता करेंगी, तो उसमें क्या है, एक अंग्रेजी सैनिक टुकड़ी रखनी होती थी, और उसका जो खर्चा होता था वह देशी राज्य को ही देना पड़ता था। तो इस प्रकार से यह सहायक संधि के माध्यम से यह अंग्रेजी राज्य की नींव को बढ़ाते गए, अंग्रेजी शासन को बढ़ाते गए। मित्रों, जो वेलेंजली है, ये वेलेंजली अपने आप को शेर कहा करते थे, अर्थात ये बंगाल का शेर कहते थे। आगे हम बात करते हैं टीपू सुल्तान के साथ में। टीपू सुल्तान के साथ में जो चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ, उसमें टीपू मारा गया। तो ये किसके साथ में हुआ था? ये वेलेंजली के साथ में ही हुआ था। अर्थात वेलेंजली की सेना और टीपू सुल्तान की सेना के बीच में चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ, और चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान मारे गए थे। यह इनका इम्पोर्टेंट कार्य है। और मित्रों, जो टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई, यह 1799 में हुई थी। 1799 में हुई थी। तो यह इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? तो 1799 में हुई थी। मित्रों, हम बढ़ते हैं आगे। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग की बात करें तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग यह 1828 से 35 तक, 1828 से 1835 ईस्वी तक बंगाल के गवर्नर जनरल रहे। मित्रों, 1833 में इनका इंपॉर्टेंट कार्य है कि 1833 में चार्टर एक्ट पारित हो गया था। 1833 में चार्टर एक्ट पारित हो गया था। और मित्रों, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जनरल था, यह बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल था। जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग है, मित्रों, यह बंगाल का नहीं, बंगाल का गवर्नर जनरल तो वारेन हेस्टिंग के टाइम से ही स्टार्ट हो गया था। मित्रों, यह जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, यह अब विलियम बेंटिंग के शासनकाल से ही भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है मित्रों, मैंने गलत बोल दिया था, तो ये आपको सुधार करना है कि भारत का गवर्नर जनरल, प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? यह विलियम बेंटिंग था। यह विलियम बेंटिंग था। अर्थात विलियम बेंटिंग के शासनकाल से ही भारत का गवर्नर जनरल पद सृजित हुआ। और मित्रों, इनका और इम्पोर्टेंट कार्य है कि सती प्रथा इन्होंने समाप्त कर दी थी। सती प्रथा इन्होंने समाप्त कर दी थी। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से इन्होंने 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। और मित्रों, इनका जो आगे का इम्पोर्टेंट कार्य है, कलकत्ता में इन्होंने मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी, और यह स्थापना 1835 में की थी। कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1835 में। और भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत है, ये इन्हीं के शासनकाल से स्टार्ट होती है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत कब से स्टार्ट होती है? विलियम बेंटिंग के काल से, विलियम बेंटिंग के काल से ही स्टार्ट होती है। आगे हम बात करते हैं लॉर्ड डलहौजी की। लॉर्ड डलहौजी की यह 1848 से 56 तक, 1848 से 1856 ईस्वी तक बने थे। और मित्रों, डलहौजी इम्पोर्टेंट गवर्नर है। मित्रों, इनको हम जान लेते हैं। इन्हें रेल का जनक भी कहा जाता है। रेल का जनक क्यों कहा जाता है? क्योंकि 16 अप्रैल 1853 को जो प्रथम रेल चलाई थी, ये मुंबई से ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर के बीच में चलाई थी। और मित्रों, फर्स्ट तार सेवा की शुरुआत भी इन्हीं के शासनकाल से हुई थी, और डाकघर सेवा की शुरुआत भी इन्हीं के शासनकाल से हुई थी। मित्रों, और इम्पोर्टेंट हम फैक्ट याद रखते हैं कि जो शिमला है, शिमला को इन्होंने ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। आगे हम देखते हैं लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग के बारे में हम बात करें, ये लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 तक बने। और इनके टाइम पे आपको पता है 1857 में 1857 की क्रांति हुई थी।
अर्थात भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, तो यह उसी टाइम पे कैनिंग थे। तो मित्रों, इनके टाइम का आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है कि 1857 की क्रांति कब हुई थी, तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है। मित्रों, यह अंतिम गवर्नर जनरल थे, अर्थात भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? जो गवर्नर जन पहले तो गवर्नर बनाया गया था, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, फिर भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। अब यह गवर्नर, भारत का जो गवर्नर जनरल है वह भी समाप्त कर दिया गया। अब क्या बनेगा? अर्थात कैनिंग के टाइम से ही 1857 की टाइम से ही वाइसराय का पद सर्जित किया गया। कैनिंग के टाइम से ही वाइसराय का पद सर्जित किया गया था। तो आपको यह फैक्ट भी याद रखना है मित्रों। यह भारत के प्रथम वाइसराय थे। इनका इंपॉर्टेंट इफेक्ट है कि कैनिंग, जो लॉर्ड कैनिंग है, भारत के प्रथम वाइसराय थे। भारत के प्रथम वाइसराय कौन थे? कैनिंग। और मित्रों, इनके टाइम पे 1857 की क्रांति हुई और 1856 में इन्होंने विधवा पुनर्विवाह को अधिनियम लागू घोषित किया और 1857 में महालेखा परीक्षक पद सर्जित किया था। इन्होंने महालेखा परीक्षक पद सर्जित किया था और भारत शासन अधिनियम 1858 और 1858 लागू किया इन्होंने। और जो मुगल सम्राट हैं, इसके पद को समाप्त कर दिया। भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया। आगे हम बात करते हैं लॉर्ड मेयो की। तो लॉर्ड मेयो की बात करें तो यह 1869 से 72 तक थे। और मित्रों, इनके बारे में बात करें तो अजमेर में इन्होंने 1872 में मेयो कॉलेज की स्थापना की। अर्थात लॉर्ड मेयो ने मेयो कॉलेज की स्थापना 1872 में अजमेर में स्थापित की थी। और आगे हम बात करते हैं, भारत की पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के टाइम से ही हुई थी, 1872 से ही क्या है, भारत की पहली जनगणना की शुरुआत हुई थी मित्रों। और आगे हम बात करते हैं लॉर्ड रिपन की बात करते हैं मित्रों। तो 1880 में ये बने थे और 84 तक रहे थे। 1880 से 84 तक यह भारत के वाइसराय रहे। और इन्होंने रिपन ने सिविल सेवा में देश की जो मतलब प्रवेश की जो आयु थी वह 19 से घटा करके 21 कर दी। 19 से बढ़ाकर 21 कर दी। सॉरी, घटाकर नहीं, बढ़ाकर 21 की थी इन्होंने। अर्थात जो सिविल सेवा है उसमें प्रवेश की आयु 19 से 21 कर दी थी। और 1881 में नियमित रूप से जनगणना किनके टाइम से हुई थी? 1881 में नियमित जनगणना यह रिपन के शासनकाल से हुई थी। मित्रों, प्रथम जनगणना तो लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी और जो नियमित जनगणना होने लगी वह 1881 से होने लगी। और किसके शासनकाल से होने लगी? यह लॉर्ड रिपन के काल से ही होने लगी थी। आगे हम बात करते हैं लॉर्ड कर्जन की। तो लॉर्ड कर्जन की बात करें तो यह 1899 से 1905 तक रहे थे। और इनके टाइम पर इंपॉर्टेंट आपको 1905 से याद आ रहा होगा बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन के टाइम पे कौन थे? कर्जन थे। मित्रों, इन्होंने पुरातत्व विभाग की स्थापना की और कलकत्ता में जो विक्टोरिया मेमोरियल है उसको भी इन्होंने स्थापित किया। और 1905 में बंगाल विभाजन इन्हीं के टाइम पे हुआ था। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है कि एक तो विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापना इन्होंने की थी और पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी। और 1905 में बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के टाइम पे ही हुआ था। आगे हम बात करते हैं लॉर्ड मिंटो की। तो लॉर्ड मिंटो की बात करें तो लॉर्ड मिंटो दिखते ये 1905 से 10 तक रहे थे। लॉर्ड मिंटो 1905 से 10 तक रहे थे। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, तो यह इन्हीं के शासनकाल में हुई थी 1906 में। और जो मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? ढाका में हुई थी। ढाका में जो बांग्लादेश है उसकी राजधानी भी है ढाका। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुई थी। यह किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड मिंटो के काल में हुई थी। और आगा खां और सलीम उल्लाह ने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। 1907 में जो सूरत अधिनियम है उसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया था गरम और नरम दल में। 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ था उसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ था, वह भी इन्हीं के काल से हुआ था। आगे हम बात करते हैं मोर्ले मिंटो सुधार जो अधिनियम है। मोर्ले मिंटो सुधार अधिनियम यह भी मिंटो के काल से ही स्टार्ट हुआ था। और मोर्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब हुआ था? 1909 में। आगे हम बात करें तो लॉर्ड हॉर्डिंग की बात करें तो ये लॉर्ड हॉर्डिंग दिखते हैं। और लॉर्ड हॉर्डिंग दिखते ये आए थे 1910 से 16 के बीच में। 1910 से 16 के बीच में आए थे। और इनके इम्पोर्टेंट कार्य है जिनकी भी हम बात करते हैं। तो मित्रों, इनके इम्पोर्टेंट कार्य हैं कि ब्रिटेन का जो राजा है जॉर्ज पंचम वह भारत आया था। इनके काल में कब आया था? 1910 के टाइम पे आया था। और मित्रों,
जो ब्रिटेन का राजा था, ब्रिटेन का राजा और जॉर्ज पंचम भारत में आया था। और जो 12 दिसंबर है 1911, 12 दिसंबर 1911 को जो दिल्ली है वो भारत की राजधानी घोषित कर दी गई थी, लेकिन राजधानी बनी नहीं थी मित्रों। 12 दिसंबर 1911 को तो केवल घोषित की गई थी, दिल्ली को राजधानी बनाने के लिए घोषित किया गया था। और 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी मित्रों, 11 में नहीं बनी थी, 12 में बनी थी। आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। और मित्रों जो प्रथम विश्व युद्ध है ये हुआ था 23 जुलाई 1914 से, तो यह इन्हीं के शासनकाल से स्टार्ट हुआ था। आगे हम बात करते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड की। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड आए थे मित्रों 1916 से 1921 तक रहे थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। मित्रों 1916 में जो पूना महिला विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना इन्हीं के टाइम पे हुई थी। 1916 में पूना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना चेम्सफोर्ड के काल में हुई थी। और 1919 का जो रोलेक्ट एक्ट है, 1919 का रोलेक्ट एक्ट है, यह क्या था, यह भी इन्हीं के शासनकाल में आया था। रोलेक्ट एक्ट 1919 का रोलेक्ट एक्ट चेम्सफोर्ड के काल में आया था। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की जो सुधार अधिनियम आया था, 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, यह भी इन्हीं के टाइम से आया था। आगे हम बात करते हैं 13 अप्रैल 1919 का जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है, यह भी चेम्सफोर्ड के काल में हुआ था। और खिलाफत आंदोलन एवं असहयोग आंदोलन की शुरुआत भी किसके टाइम पे हुई थी, चेम्सफोर्ड के टाइम पे हुई थी। आगे हम बात करते हैं लॉर्ड रीडिंग की। तो लॉर्ड रीडिंग की बात करें तो 1921 में और 1926 तक रहे, अर्थात ये 1921 से में आए थे और 1926 तक यह भारत के वाइसराय रहे थे। तो हम बात करते हैं 5 फरवरी 1922 है, ये चौरी चौरा हत्याकांड जो मतलब घटना है यहाँ पर गोरखपुर में हुई थी, तो ये इन्हीं के टाइम पे हुई थी। असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था और असहयोग आंदोलन में जो जनता थी उसने 5 फरवरी 1922 में जो चौरी चौरा नामक स्थान है वहाँ पर पुलिस अधिकारियों को लगभग 22 जनों को मार दिया था। तो यहाँ पे गांधी जी ने असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया था। तो 1922 में जो चौरी चौरा कांड हुआ था वह रीडिंग के काल में हुआ था। और मित्रों 1923 में इम्पोर्टेंट है, 1923 में जो स्वराज्य पार्टी की स्थापना हुई थी। और स्वराज्य पार्टी की स्थापना किसने की थी, चित्तरन दास ने की थी और मोतीलाल नेहरू ने की थी। तो ये 1923 में की थी और ये रीडिंग के टाइम पे ही स्थापित हुई थी। स्वराज्य पार्टी की स्थापना 1923 में रीडिंग के टाइम पे हुई थी। आगे हम बात करते हैं लॉर्ड इरविन की। तो लॉर्ड इरविन मित्रों, ये लॉर्ड इरविन आए थे तो 1926 में आए थे और 31 तक यह यहाँ पे भारत में इन्होंने शासन किया था। मित्रों आगे हम बात करें कि 13 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा और दिल्ली असेंबली हॉल में क्या है 1929 में जो बम फेंका गया था भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा, यह भी इनके टाइम पे ही फेंका गया था। और 12 जो मित्रों यहाँ पे जो साइमन कमीशन आया था, तो ये साइमन कमीशन आया था ये इन्हीं के टाइम पे आया था, लॉर्ड इरविन के टाइम पे। और लाला लाजपत राय पे इन्होंने लाठियाँ चलाई थी, उसका नाम था सांडर्स। तो सांडर्स ने क्या है लाला लाजपत राय पे लाठियाँ चलाई थी और लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरी जो शरीर पे जो एक अंग्रेजों की लाठी का एक एक प्रहार एक कील की मतलब ताबूत के समान साबित होगा। तो वही हुआ, अंग्रेजी शासनकाल उकड़ गया और हमको अंतिम रूप से स्वतंत्रता मिली। आगे हम बात करते हैं दिल्ली असेंबली पे जो हॉल में है, दिल्ली असेंबली पे जो बम फेंका गया था 1929 में, ये बम फेंका गया था भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा फेंका गया था 1929 में। ये क्यों फेंका गया था, क्योंकि लाला लाजपत राय हैं इन पे इन्होंने लाठियाँ चलाई थी, तो उनका बदला लेने के लिए ही ये बम फेंका गया था। आगे हम बात करते हैं तो 12 नवंबर 1930 को, तो 12 नवंबर 1930 को जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ वो लंदन में हुआ था। 12 नवंबर 1930 के प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ये लंदन में हुआ था। ये किसके टाइम पे हुआ था, इरविन के टाइम पे हुआ था। 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ, 4 मार्च 1929 को गांधी इरविन समझौता हुआ। तो ये गांधी और इरविन के टाइम पे हुआ था, तो इरविन टाइम पे आ ही जाएगा। आगे हम बात करते हैं लॉर्ड लिनलिथगो तो लॉर्ड लिनलिथगो की बात करें तो ये 1936 से 43 तक भारत के वाइसराय रहे। और मित्रों 1 सितंबर 1939 को सेकेंड विश्व युद्ध अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी मित्रों। तो ये लिनलिथगो के टाइम से ही हुई थी। 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, यह
लेनेतुगो के टाइम पे हुई थी। और 1940 का जो लाहौर 1940 का लाहौर अधिनियम हुआ था, यह पाकिस्तान की मांग की गई थी यहाँ पे 1940 में। लाहौर जो अधिवेशन हुआ था उसमें तो पाकिस्तान की मांग की थी। ये कब की गई थी? लेनेतुगो के टाइम से हुई थी। आगे हम बात करते हैं 9 अगस्त 1942 को। तो भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की स्टार्ट हो गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हो गया था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को, 9 अगस्त 1942 को। तो ये किसके टाइम पे स्टार्ट हो गया था? लेनेतुगो के टाइम पे स्टार्ट हो गया था। और 1943 में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा, तो ये लेनेतुगो के टाइम से ही पड़ा था मित्रों। आगे हम बात करते हैं मित्रों, हम धीरे धीरे स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहे हैं। अब दिल्ली दूर नहीं है, हमको जल्दी ही स्वतंत्रता मिलने वाली है। तो आप अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किए हैं या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और मित्रों, आप बताइए कि हमारा जो ये वीडियो है आपके लिए कितना कारगर साबित हुआ। आगे हम बात करते हैं मित्रों लॉर्ड वेवेल के। लॉर्ड वेवेल की बात करें तो लॉर्ड वेवेल यह 1944 से 1947 तक भारत में रहे। और मित्रों इनके टाइम पे कैबिनेट मिशन भारत आया था। कब आया था भारत? 1946 में। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। और 20 फरवरी 1947 को जो प्रधानमंत्री थे, कहाँ के प्रधानमंत्री थे? ये इंग्लैंड के क्लीमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन से घोषणा की थी कि जून 1948 तक प्रभुसत्ता भारतीयों के हाथों में दे दी जाएगी। मित्रों इंपॉर्टेंट है, जो मतलब इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे उस टाइम के क्लीमेंट एटली, उन्होंने यह हाउस ऑफ कॉमन से घोषणा की थी कि जो मतलब जून 1948 तक जो मतलब भारत की जो प्रभुसत्ता है ये भारतीयों के हाथों में सौंप दी जाएगी। तो ये भी आपको याद रखना, ये लॉर्ड वेवेल के टाइम पे ही हुआ था। आगे हम बात करते हैं लॉर्ड माउंटबेटन की। तो लॉर्ड माउंटबेटन की बात करें तो मार्च 1947 से जून 1948 तक यह रहे थे मित्रों। और यह अंतिम वाइसराय थे, यह भारत के अंतिम वाइसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम वाइसराय थे। यह 1947 से जून 1948 तक रहे मित्रों। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना की घोषणा की गई थी। 3 जून 1947 को कब की गई थी? 3 जून 1947 को माउंटबेटन की घोषणा की गई थी। और मित्रों 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में एटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया। एटली अर्थात वह जो मतलब क्लीमेंट एटली था, उसने भारतीय स्वतंत्रता विधेयक क्या घोषित किया ब्रिटिश में। तो ब्रिटिश संसद में यह घोषित किया, इनकी विधेयक प्रस्तुत किया था मित्रों। आगे हम बात करें तो ये विधेयक है, तो विधेयक को 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति मिली। जो ये इटली ने जो ये मतलब विधेयक प्रस्तुत किया था, इसको 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति मिली। और विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान को 2 अलग राष्ट्र बनाने की घोषणा भी उसी टाइम पे की गई थी। यानी कि विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान की दो अलग अलग राष्ट्र बनाने की घोषणा भी उसी टाइम पे हुई थी मित्रों। और हमें आखिरकार स्वतंत्रता मिल ही गई, अर्थात हम 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गए। और स्वतंत्रता दिवस आने वाला भी है मित्रों, तो इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि हमारे जो इतिहास के बारे में है वह अपने दोस्तों को, मित्रों को, लोगों को जानकारी मिल सके। तो इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे हम बढ़ते हैं, थोड़ी सी और बात है कि स्वतंत्र भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल था यह कौन था? यह भी माउंटबेटन था, अंतिम गवर्नर जनरल। और स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल ये राजगोपालाचारी हो जाएगा मित्रों, राजगोपालाचारी। मित्रों स्वतंत्र भारत के जो प्रथम और जो अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, यहाँ पे शब्दों पे ध्यान दीजिए। भारत इनकी स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय की बात हो रही है, भारतीय की। तो भारतीय गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी बने थे मित्रों। आपको ये 2 बिंदु और एक्स्ट्रा याद रखने हैं। ये थोड़ा हो सकता है सब्जेक्ट से अलग हो, लेकिन आपको इसको भी याद रख लिया तो कोई बात नहीं है मित्रों। जो आरबीआई है इसका जो प्रथम गवर्नर जनरल था यह था ऑसबॉर्न स्मिथ था। यह प्रथम गवर्नर जनरल था, सर ऑसबॉर्न स्मिथ। और स्वतंत्रता के बाद में कौन बने थे? सीडी देशमुख बने थे। और वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास है मित्रों। हम आगे बात करें कि बम्बई की जो स्थापना है 12 जुलाई 1982 को हुई थी मित्रों। जो क्या बोलते हैं, आईडीबीआई 1964 में जो औद्योगिक क्षेत्र है यह यहाँ पे
घोषित किया गया था। तो मित्रों इनको इन फैक्ट को भी याद रखिए मित्रों। तो मित्रों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए मित्रों। तो आपको ये भारत के प्रमुख जो गवर्नर जनरल हैं इनके बारे में एक ही वीडियो में जानकारी मिल सकेगी और आपको इधर उधर कहीं नहीं भटकना सकेगा। आपको अंतिम रूप से सफलता मिलेगी मित्रों। मेहनत करते रहिए, एक दिन आपको नौकरी मिलेगी। तो अभी तक के लिए आप दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।